इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी संपत्ति से लाभ शीर्षक के इस 5वें भाग में आपका पुनः स्वागत। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस अंडर सेक्शन 49। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे निर्दिष्ट परिस्थितियों में लागत का निर्धारण धारा 49 के अनुसार। A person becomes the owner of a capital assets not only by purchase but also by several other methods. Section 49 gives guidelines as to how to compute the cost under different circumstances. कोई व्यक्ति न केवल क्रय करके वरन अनेक विधि से भी किसी पूंजी संपत्ति का स्वामी बन जाता है। अधिनियम की धारा 49 ऐसे मार्गदर्शकों की व्यवस्था करती है कि कैसे विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत लागत की गणना की जाती है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर डीम्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। पिछले मालिक की लागत जो अधिग्रहण की लागत मानी जाती है। इन द फॉलोइंग केसेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स शैल बी डीम्ड टू बी कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इट। निम्नांकित परिस्थितियों में किसी संपत्ति की प्राप्ति की लागत उसके पूर्व स्वामी के प्राप्ति लागत के समकक्ष मानी जाएगी। To this cost, the cost of improvement to the assets incurred by the previous owner or the assessee must be added. इस लागत में पूर्व स्वामी द्वारा संपत्ति की सुधार लागत को जोड़ा जाएगा। Where the capital asset become the property of the assessee, तदनुसार जहाँ कोई पूंजी संपत्ति करदाता की संपत्ति बन जाती है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, निम्नलिखित कारणों से। नंबर 1, ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF। हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर संपत्तियों के वितरण की स्थिति में। नंबर 2, अंडर ए गिफ्ट और विल, उपहार या वसीयत के अंतर्गत। नंबर 3, बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन, उत्तराधिकार, समर्पण या जन्मजात अधिकार के कारण। नंबर 4, एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी के समापन पर संपत्तियों का वितरण। नंबर 5, अंडर ए ट्रांसफर टू रिवोकेबल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट, खंडनीय अथवा अखंडनीय न्यास के अंतर्गत हस्तांतरण। नंबर 6, अंडर एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय ए होल्डिंग कंपनी टू इट्स wholly owned subsidiary Indian company or by a subsidiary company to its 100% Indian holding company referred to in section 47(4) and 47(5) respectively.
किसी सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपनी 100% सहायक कंपनी को किसी हस्तांतरण के अंतर्गत या इसके विपरीत होने पर। Number 7. Under any transfer referred to in section 47(6) of a capital asset by amalgamating company to the amalgamated Indian company in a scheme of amalgamation. समविलयन की योजना के अंतर्गत एक समविलयक कंपनी द्वारा एक समविलयित कंपनी को संपत्ति का हस्तांतरण। Number 8. Under any transfer referred to in section 47(6)(b) of a capital asset by the demerged company to the resulting Indian company in a scheme of demerger. अविलयन की योजना के अंतर्गत एक विलय हुई कंपनी द्वारा परिणामी भारतीय कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। 9. By conversion by an individual of his separate property into a HUF property by the mode referred to in section 64(2). स्वयं अर्जित संपत्ति को किसी व्यष्टि द्वारा परिवर्तन करके संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में बदलना, जो धारा 64 उपधारा 2 के माध्यम से दिया गया है। अकॉर्डिंगली, तदनुसार सेक्शन 242A provides that in all such cases, for determining the period for which the capital asset is held by the transferee, the period of holding of the asset by the previous owner shall also be considered. धारा 242A प्रदान करती है, इन सभी मामलों में हस्तांतरिती द्वारा पूंजी संपत्ति धारण कंपनी की अवधि की गणना करना और पिछले मालिक द्वारा धारित अवधि को भी सम्मिलित माना जाएगा। Note: the issue as to whether indexation benefit in respect of a gifted asset shall apply from the year in which the asset was first held by the assessee or from the year in which the same was first acquired by the previous owner was taken up by the Bombay High Court in CIT versus Manjula J. Shah, 16 Taxman 42, Bombay. उपारीकृत संपत्ति के संबंध में यह प्रश्न है कि क्या सूचकांकन उस वर्ष से प्रारंभ करना चाहिए जिसमें कि ऐसी संपत्ति करदाता द्वारा प्रथम बार धारित की गई थी, अथवा उस वर्ष से जिस वर्ष में पूर्व स्वामी ने सर्वप्रथम ग्रहण की थी। इसका समाधान बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा CIT बनाम मंजुला जे शाह 16 टैक्समैन 42 बॉम्बे के वाद में किया गया है। एज पर explanation 1 to section 242A, in case of capital asset becomes the property of the assessee in the circumstances mentioned in section 49(1) inter alia by way of gift by the previous owner, then for determining the nature of the capital asset, the aggregate period for which the capital asset is held by the assessee and the previous owner shall be considered. धारा 242A के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार यदि करदाता किसी संपत्ति का स्वामी धारा 49(1) में वर्णित परिस्थितियों के कारण होता है, अन्य परिस्थितियों के साथ पूर्व स्वामी द्वारा उपहार में दिए जाने के कारण, तब संपत्ति की प्रकृति के निर्धारण के लिए संपत्ति के विद्यमान एवं पूर्व स्वामी द्वारा धारित अवधि का सकल योग विचारणीय होता है। As per the provisions of section 48,
The profit and gains arising on transfer of a long-term capital asset shall be computed by reducing the indexed cost of acquisition from the net sale consideration. धारा 48 के प्रावधान के अनुसार दीर्घकालीन संपत्ति के अंतरण से उपार्जित पूंजी लाभ की गणना संपत्ति के शुद्ध प्रतिफल में से उसकी सूचकांकित लागत घटाकर की जाती है. The indexed cost of acquisition means the amount which bears to the cost of acquisition the same proportion as cost inflation index for the year in which the asset is transferred bears to the CII for the year in which the asset was first held by the SSE, transferring it, that is, the year in which the asset was gifted to the SSE in case of transfer by the previous owner by way of gift. संपत्ति की सूचकांकित लागत का आशय उस आशय से है जो संपत्ति के अधिग्रहण की लागत को उस वर्ष के सूचकांकित के अनुपात में कर देते हैं जो ऐसी संपत्ति के प्रथम अधिग्रहण के वर्ष से हस्तांतरण के वर्ष के अनुसार हो, अर्थात वह वर्ष जिसमें संपत्ति को पूर्व स्वामी द्वारा उपहार के रूप में अंतरित किया गया था. The issue under consideration was whether in a case where the SSE had acquired a capital asset by way of gift from the previous owner, this said asset can be treated as a long-term capital asset considering the period of holding by the SSE as well as the previous owner. विचाराधीन मुद्दा यह था कि करदाता को पूंजीगत संपत्ति पूर्व स्वामी से उपहार में प्राप्त हुई है. जब संपत्ति इस प्रकार अंतरित की गई थी तब पूर्व स्वामी एवं करदाता द्वारा धारित अवधि को विचार करके संपत्ति दीर्घकालीन थी. The Bombay High Court held that the indexed cost of acquisition in case of gifted assets has to be computed with reference to the year in which previous owner first held the assets and not the year in which the SSE became the owner of the assets. बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपारीकृत संपत्ति के मामले में संपत्ति की सूचकांकित लागत की गणना उस वर्ष के सूचकांक के आधार पर की जाएगी जिस वर्ष में पूर्व स्वामी ने संपत्ति को सर्वप्रथम धारण किया था, न कि उस वर्ष के आधार पर जिस वर्ष में करदाता संपत्ति का स्वामी हुआ है. As per the plain reading of the provisions of Section 48, however, the indexed cost of acquisition would be determined by taking CII for the year in which asset is first held by the SSE. धारा 48 के प्रावधानों से ऊपरी अध्ययन से सूचकांकित लागत का निर्धारण उस वर्ष के सूचकांक के आधार पर किया जाता है जिस वर्ष में करदाता ने संपत्ति प्रथम बार ग्रहण की है. इस प्रकार इस लेक्चर में हमने निर्दिष्ट परिस्थितियों में लागत का निर्धारण कैसे किया जाता है कि एक भाग पिछले मालिक की लागत जो अधिग्रहण की लागत मानी गई है के बारे में डिस्कशन किया. शेष और भी कई ऐसे बिंदु हैं जो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत हमें डिस्कस करने हैं और उनके बारे में बात करेंगे अगले व्याख्यान में. धन्यवाद.